गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एमए फर्स्ट यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो पेपर फर्स्ट था वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट करा दिया है। तो मतलब एक दो लास्ट के कुछ थिंकर्स हैं जो हमने स्किप किए हैं बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट अबाउट एग्जाम। तो वो एग्जाम के पर्पज से भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट जितने भी टॉपिक हमने उसमें कराए वो सब के सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो प्लेलिस्ट में इस वीडियो के एंड में शो कर दूंगी, नहीं देखी तो जाकर के उसको चेकआउट कर लेना, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लिंक है प्लेलिस्ट के। वो एमए फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट पेपर है उसका भी लिंक में शेयर कर दूंगी। तो आपकी जितने भी पेपर है ना, हम इंडिविजुअल प्लेलिस्ट क्रिएट करते जा रहे हैं ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो, आपको हर एक प्लेलिस्ट में अलग अलग पेपर आपको वहां पर मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि हर एक वीडियो का जो भी अपडेट है, जो भी नोटिफिकेशन है वो इमीडिएटली आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि अभी भी 71% ऐसे लिसनर्स हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, उनको पसंद भी आती है, वो लाइक भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कराता है और हम जब भी कंटेंट बनाने बैठते हैं तो हमें एक अंदर से एक अलग से ही इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर जो आता है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, यानी कि रिसर्च के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च क्या चीज है, रिसर्च का मीनिंग्स क्या है। तो बेसिकली अब इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं। तो रिसर्च जो होता है बेसिकली वो दो वर्ड में डिवाइड किया गया है, ठीक है, री प्लस सर्च। तो री का मतलब क्या होता है अगेन यानी कि दोबारा, और सर्च का मतलब क्या होता है खोज करना। देखिए, एक होता है सर्च, एक होता है रिसर्च। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर्च होता है जो एक बार में खोजा गया हो, कोई भी चीज है भाई उसकी खोज तो हुई है ना, पहले से कर दी गई है। रिसर्च का मतलब होता है जब उसमें दोबारा कुछ चीज आप खोज रहे हो, कुछ अलग से, मतलब उसको स्टडी करके आप कुछ उसमें नया कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको रिसर्च बोलते हैं। तो वन लाइन में इसको मैं समअप करूँ तो इसका मतलब होता है दोबारा से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का, किसी भी पर्टिकुलर जगह का मतलब खोज करना, ठीक है, दोबारा से कोई खोज करना। हमारा पॉइंट आता है फैक्टर, यानी कि जो हमारे रिसर्च के मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मोटिवेटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं जिनकी वजह से हमें रिसर्च करने का मौका मिलता है, या हम इंस्पायर होते हैं कि हाँ हमें इन पॉइंट की वजह से या इस चीज की वजह से हमें रिसर्च करना चाहिए, है ना। तो वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है आपका अज्ञात को जानने की इच्छा या जिज्ञासा, यानी कि क्यूरियोसिटी अबाउट द अननोन। अब देखिए, कोई भी चीज आप जब सर्च करते हो तो बेसिकली उसमें यही होता है कि आपको उसे जानने की इच्छा है तभी आपने उसे सर्च किया, क्योंकि वो तो पहले से सर्चेबल है ना, वो तो पहले से सर्च किया गया है, खोज किया गया है। अब आपको उसको जानने की इच्छा है कि व्हाट इज ए, मतलब जो भी पॉइंट है इसमें, वही कहाँ से आया, क्यों आया, इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है। तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है ना, उसकी वजह से भी रिसर्च होता है, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है कार्य कारण के मध्य संबंध जानने की इच्छा, यानी कि डिजायर टू नोन रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट्स। इसका मतलब ये कि जो आपका भाई रिसर्च होता है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके कॉजेज एंड जो उसके मतलब जो कारण है ना, वो क्या है। तो ये भी एक दूसरा मेन फैक्टर्स होता है मोटिवेटिंग का, जिसकी वजह से आप रिसर्च करते हो। एंड देन थर्ड पॉइंट आता है आपका नवीन परिस्थितियों को उत्पन्न करना, द राइजेस ऑफ न्यू कंडीशंस, यानी कि जब आप किसी भी टॉपिक में या किसी भी फील्ड में जब नया रिसर्च करते हो, कुछ भी नई खोज करते हो, तो बेसिकली उसमें नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, नई कंडीशन उत्पन्न होती है। ये एक दूसरे के वैसे पूरे के नई परिस्थितियों को देख करके भी आप रिसर्च कर सकते हो। और इसके अलावा जब नई कंडीशंस आती है ना, तो उनको खोज करने में आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हो कि ये जो सिचुएशंस है, ये जो कंडीशन है वो बेसिकली आ कहाँ से रही है, तो उसको खोज आप फिर से मतलब रिसर्च करते हो। एंड देन फोर्थ पॉइंट इसमें आता है सिद्धांतों की पुनर्स्थापना, यानी कि रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल देखो पहले से ही रिसर्च कर ली जाते हैं, स्टैब्लिश कर ली जाते हैं, बट रिसर्च में क्या होता है कि आप वापस से कुछ ऐसे सिद्धांत है जो रीएस्टैब्लिश करते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मतलब मोटिवेट करते हैं कि भाई हमें रिसर्च करना चाहिए। और वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, एंड देन क्यूरियोसिटी है, माइंड में जानने की इच्छा है। एंड दोस्तों फिर दूसरा टॉपिक आता है आपका कि अनुसंधान पद्धति के अध्ययन करने के कारण, यानी कि वो कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं, कॉजेज है जिनकी वजह से आप रिसर्च मैथोलॉजी को स्टडी करते हो। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने का ना अपना एक मेन कारण होता है कि भाई इसको बेसिकली स्टडी किया क्यों जा रहा है, उसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, जिनमें से एक पहला रीजन है
जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ना, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसके साथ साथ ही नोट क्रिएट कर सकते हो। जैसे पहला कि अनुसंधान की परिशुद्धता में वृद्धि करने के लिए टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च को सही तरीके से एक एक्यूरेसी क्रिएट करने के लिए भी इसमें रिसर्च किया जाता है, और शायद इसी वजह से स्टडी भी किया जाता है। ठीक है, कि भाई अध्ययन क्यों किया जाता है, बेसिकली उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, इट प्रोवाइड फॉर्मल ट्रेनिंग। तो अनुसंधान पद्धति को स्टडी करने का मेन रीजन ये भी है कि वो फॉर्मल ट्रेनिंग को भी इंक्रीज करता है, उसको सिखाता है कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हो, है ना, आपके पास कौन कौन से फील्ड है रिसर्च करने के लिए, बहुत सारी चीजें। भाई जब आप रिसर्च करने में आते हो तो फिर तो अनलिमिटेड चीजें आती हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि अपने क्षेत्र में घटित नवीन विकासों को समझ सकता है, कि ही कैन अंडरस्टैंड द न्यू डेवलपमेंट्स दैट हैव ऑक्यूर्ड इन हिज फील्ड। यानी कि आप जब सर्च करते हो तो उसका मेन रीजन मतलब स्टडी करने का ये भी है कि जो नए नए जो प्लेस है या जो नई नई जो जगहें हैं उनको डेवलप करने की वजह से भी लोग रिसर्च करते हैं। मतलब जो बेसिकली स्कॉलर होते हैं, हर कोई रिसर्च नहीं करता है। बेसिकली जो स्कॉलर होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, स्कॉलरिस्ट होते हैं, वो ही रिसर्च करते हैं। उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है, उसमें और बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करते हैं ताकि उन्हें कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया खोज हो जाए। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो अनुसंधान पद्धति के जो मतलब शोधकर्ता होते हैं, बेसिकली जो स्कॉलर होते हैं, वो छिपी से छिपी जो चीजें होती है ना, उनको सर्च करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और मतलब होता है ना, किसी टॉपिक को लेकर के बड़ा ही मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कहाँ से ये क्रिएट हुआ, और बेसिकली अगर इस पद्धति को किसी भी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, किसी ऐसे थिंकर्स ने उसको बनाया, उसके फाउंडर हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आए तो स्कॉलर ना उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टडी करेगा, बहुत डीप स्टडी करेगा और कुछ नया निकालने की कोशिश करेगा, कोई नई खोज करेगा, और उसमें से उससे बेहतर कुछ निकल जाता है ना, तो फिर कहता है कि देखो हमने इसको क्रिटिसाइज इसलिए कहता है बिकॉज इसमें इस चीज की कमी थी। तो इस तरीके से स्कॉलर मतलब बहुत ज्यादा डीप अध्ययन करता है और नए नए जो तरीके हैं, नई नई हेल्पफुल जो पॉलिसी है वो सामने आती है, प्लानिंग सामने आती है। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान के एकीकरण में सहायक, यानी कि जो भी नॉलेज होते हैं उसको एक तरीके से उसको कलेक्ट करने में बड़ा सहायक होता है। देखो रिसर्च ना आप तभी कर पाओगे जब आप स्टडी करोगे, तो स्टडी से आपका जो ज्ञान होता है, आपकी जो नॉलेज होती है वो इंक्रीज होती है, वो कलेक्ट होने लगती है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक दो किताबें पढ़ करके या मैक्सिमम भाई 10-15 किताबें आपने पढ़ ली और आपने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डीप स्टडी करनी पड़ती है। और कभी कभी तो ना 24-24 घंटे ही उसमें बहुत सारे ऐसे स्कॉलर होते हैं जो 24-24 घंटे क्या भाई अपनी जिंदगी के ना पता नहीं कितने साल उस रिसर्च में मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं। बट उसके बाद वही होता है कि जब आप 10-15 साल से किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो और उसमें आपने बहुत सारे रिजल्ट देख लिए, आप बता भी रहे हो लोगों को, मतलब जो भी आपसे पूछ रहा है बेसिकली, तो उसमें यही होता है कि आपका जो ज्ञान होता है, आपकी जो नॉलेज होती है वो बहुत ज्यादा कलेक्टिव पीस आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि आत्मनिष्ठा एवं पक्षपात से बचाता है, इट सेव्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिविज्म एंड प्रेडिक्शंस। तो बेसिकली देखो जहां भी पक्षपात होता है तो आप जब तक उसके बारे में सर्च नहीं करते हो, सर्च करने का मेन रीजन ये भी है, स्टडी करने का मेन रीजन ये भी है इसका कि वहां जो मतलब ऑब्जेक्टिविज्म है ना, उससे आपको सेव करके चलता है, उससे आपको बचाता है। ठीक है, ये भी इसका मेन रीजन है। एंड द नेक्स्ट है नवीन मूल्यों के मापने के लिए प्रविधियों को प्रस्तावित करता है, इट सजेस्ट इम्प्रूव टेक्निक टू मेजर्स न्यू वैल्यू। देखो रिसर्च करना अपना एक अलग ही अंदाज होता है, अपनी एक स्टडी का एक मेन रीजन ये भी होता है कि आपको नई नई वैल्यूज सिखाता है, नए नए ऑब्जेक्टिव सामने आते हैं, नए चैलेंज सामने आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी नई नई जो पद्धति है ना, जो नए मेथड हैं वो आपको मतलब वो सामने आ जाते हैं, वो उन सबकी खोज हो जाती है बेसिकली रिसर्च मेथड में, है ना। जब आप बहुत डीप स्टडी करते हो ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स पर, तो उसमें क्या होता है कि नई नई जो पद्धतियां होती हैं वो उनका डेवलप हो जाता है। एंड दैट मीन्स कि जब नए नए शोध होते हैं, नई नई खोज होती है, रिसर्च नए नए होते हैं, तो नई नई पद्धतियां भी सामने आती हैं, नए नए मेथड भी सामने आते हैं कि कैसे इसे भाई पर्टिकुलर मेथड से सर्च करो, नहीं चलो हमारे पास ये भी मेथड है। तो अब नया टॉपिक इसमें आता है शोध के उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यानी कि भाई रिसर्च के क्या टारगेट होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। थ्योरेटिकल रिसर्च ऑब्जेक्टिव आप समझ सकते हो, मतलब भाई एक सैद्धांतिक उद्देश्य है, व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल उद्देश्य है, कुछ आपके इंडिविजुअल यानी कि
आपका व्यक्तिगत उद्देश्य है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि सैद्धांतिक। सिद्धांत का मतलब ये होता है कि भाई जब आप कोई भी रिसर्च स्टार्ट करते हो ना, तो बिना स्टडी के आप रिसर्च नहीं कर सकते। आपको पूरा मटेरियल चाहिए होगा, आपको किताबें चाहिए होंगी। जब तक आप उसके बारे में, यानी कि देखो किसी भी चीज के बारे में जब आप रिसर्च करते हो, वो ऑलरेडी पहले से उसकी खोज हो चुकी होती है। उसमें कुछ नया अध्ययन आप करने के लिए रिसर्च करते हो, तो उससे पहले आपको उसके बारे में पढ़ना होता है, स्टडी करनी होती है, डीप स्टडी करनी होती है, आपको अपना टाइम देना पड़ता है, तब जाकर के, यानी कि होता है सैद्धांतिक उद्देश्य। ठीक है, तो बिना सैद्धांतिक उद्देश्य के, विदाउट थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव के आप सर्च नहीं कर सकते, सॉरी रिसर्च नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आता है प्रैक्टिकल रिसर्च, यही प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव यानी कि व्यवहारिक उद्देश्य। तो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जब आपने किसी भी स्टडी के बारे में पढ़ लिया और आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर या पर्टिकुलर थ्योरी पर रिसर्च करना है, तो उसके लिए जब आप पूरी भाई नॉलेज आपने कलेक्ट कर ली, अब बिना प्रैक्टिकल किए हुए आप उसे फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचा सकते। आपको ना एक धरातल पर उसको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। कहने का मतलब होता है फील्ड पर उतरना पड़ता है, और जैसे प्रैक्टिकली चीजें होती है, अब वो डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है, आपने किस मेथड को यूज किया रिसर्च करने के लिए, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिकली, मतलब देखो वन लाइन में उसको समअप करो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ करके कोई रिसर्च नहीं होता है। आपको उसको प्रैक्टिकली चीजें करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है करके, उस थ्योरी को मतलब यूज करके देखना होता है। जिस भी थ्योरी पर या जो भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें तीसरा आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य। अब व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा ये क्लैरिफाई करना पड़ता है कि भाई जो मेरे टारगेट है, बेसिकली जो मेरा सर्च करने का जो भी पॉइंट है, वो क्यों है। क्या मैं कोई सोशल सर्विस करने के लिए कोई नया सर्च कर रहा हूँ, या फिर गवर्नमेंट की मदद करने के लिए कोई सर्च कर रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये थर्ड इसका पॉइंट आता है कि जो भी उद्देश्य होते हैं, तीसरा उद्देश्य इनमें क्या होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य भी होता है कि भाई मेरा मन है इस थ्योरी पर रिसर्च करने का, या इस पर्टिकुलर मेथड पर रिसर्च करने का, और मैं इसलिए कर रहा है क्योंकि मुझे भाई समाज को एक मतलब समाज के लिए मुझे करना है, या फिर मुझे किसी सरकारी संस्थान के लिए करना है। ये बेसिकली इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट और उसका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का कि एक अच्छे शोधकर्ता यानी कि एक अच्छे स्कॉलर के गुण क्या होते हैं, उसके अंदर वैल्यू या क्वालिटीज क्या होती हैं। क्योंकि हर एक पढ़ने वाले इंसान को आप स्कॉलर नहीं बोल सकते। बेसिकली देखो दुनिया भर के स्टूडेंट है और वो पढ़ते भी हैं बहुत अच्छा मतलब कई घंटे पढ़ भी लेते हैं, बट आप उनको स्कॉलर नहीं बोलोगे, है ना। तो वो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो स्कॉलर के अंदर होनी चाहिए, इस टॉपिक में थोड़ा सा क्लियर आउट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक अच्छे स्कॉलर में मतलब क्या लक्षण होते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उसको ना मतलब भाई किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करने का उसका अपना एक मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इतिहास को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। क्योंकि जब तक देखो हम सब जानते हैं भाई किसी जो चीजें हैं आज हमारे आसपास उनका पहले से ही खोज हो चुका है, ठीक है। उन पर अब ये थोड़ा है ना कि मैं कोई लाइट का आविष्कार कर दूं तो वो खोज हो जाएगी, नहीं, वो रिसर्च होगा। कोई उसमें मतलब नए आपने 7 रंग की तरीके से लाइट बना दी तो वो रिसर्च हो गया। लाइट का तो ऑलरेडी खोज हो चुकी है पहले से ही, अब उसमें रिसर्च कर रहे हो, आप नए नए तरीके अपना रहे हो, नए नए डिजाइन के लाइट्स ला रहे हो, समझ रहे हो ना। मतलब एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है रिसर्च। अब रिसर्च के लिए चाहिए कि अब जब आप उस पर फॉर एग्जाम्पल भाई आपको ना मतलब किसी भी थ्योरी पर रिसर्च करना है। रिसर्च का मतलब है आप उसके बारे में पढ़ोगे, उसका इतिहास जानने की कोशिश करोगे, और जब तक आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि मैं उसकी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो मुझे नहीं जानना है, तब तक आप उस पर नया पहलू या नया रिसर्च आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जानना जरूरी है कि एक अच्छा स्कॉलर जो होता है, बेस्ट जो स्कॉलर की जो क्वालिटीज होती है वो उसमें ये होती है कि उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सफल शोधकर्ता यानी कि जो सक्सेसफुल स्कॉलर होते हैं, बेसिकली उनके अंदर मानसिक जो क्षमताएं हैं वो होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें भाई की जो शोधकर्ता होते हैं बेसिकली उनको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि जो उन्होंने शोध किया है, जो उन्होंने रिसर्च किया है, उसकी आलोचना भी हो सकती है, यानी कि उसको क्रिटिसाइज भी मिल सकता है। आपने कोई भी रिसर्च कर लिया, अब जरूरी थोड़ा ना सब उस पर ताले ही बजाएंगे, क्या शोध किया, क्या रिसर्च किया है, वाह भाई हम तो उसके सपोर्ट में, जरूरी नहीं है। क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या में हर एक पर्टिकुलर जो पर्सन होता है उसका ओपिनियन डिफरेंट होता है। तो आपका जो भी रिसर्च होता है उसमें कुछ लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। और ये आप देखना
आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, डेफिनेटली जब आप उसमें डेफिनेशन पढ़ते हो या और हाँ एक पॉइंट जरूर पढ़ते होंगे, आलोचनात्मक वर्णन, है ना। तो वो जो थिंकर्स होते हैं जो उसके सपोर्ट में नहीं तो वो उसकी आलोचना करते हैं। तो जब आप एक अच्छे शोधकर्ता हो तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी रिसर्च को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है। ये नहीं है कि आपने सर्च किया तो आपको लगेगा कि भाई मैंने अगर सर्च किया तो मेरा सर्च डेफिनेटली बढ़िया ही सबको पसंद आएगा। ऐसी थिंकिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो दोनों तरीके से सोचो कि भाई मेरा जो रिसर्च है उसमें कुछ लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे बट कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ उसे गलत और सही विचारों को सही तरीके से उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। साथ में उसको ये पता होना चाहिए कि भाई जो मेथड वो यूज कर रहा है वो बिल्कुल क्लैरिफाई होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। कहीं भी आप जिसको भी रिसर्च करके आप जिसको एक्सप्लेन करोगे उसको समझ आना चाहिए कि भाई आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस तरीके से रिसर्च कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अगले बंदे को तो आप अपने रिसर्च टॉपिक सुना रहे हो, ठीक है, समझ में उसको कुछ आ नहीं रहा है। तो क्लैरिफाई होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज थोड़ी क्लियर होनी चाहिए और आपके पास अच्छे खासे मटेरियल आपके पास एज ए प्रूफली होने चाहिए। क्योंकि आंख बंद करके आप किसी को नहीं कह सकते देखो मैंने रिसर्च किया है और मेरे पास ये सारी चीजें तो मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं। आपके पास प्रूफली वो सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए। एंड देन जो भी रिसर्च जो भी स्कॉलर होते हैं, बेसिकली शोधकर्ता होते हैं, उनको भाई देश दुनिया में क्या चल रहा है न्यूज के बारे में पता होना चाहिए, समाचार पत्रों को वो पढ़ता हो। बेसिकली उसको एक अफेयर जो भी करंट अफेयर्स है ना इनके बारे में पता होना चाहिए। सामाजिक जो गतिविधि है जो सोशल एक्टिविटी होती है उनके बारे में उसको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक कमरे में अपने आप को बंद कर ले और किताबें पढ़ करके, नहीं। किताबों से स्टडी करना, डीप स्टडी करना वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपके आसपास क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है और न्यूज में कितनी चीजें हैं, नेशनल इंटरनेशनल नॉलेज ये आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर आपको क्लियर आउट हो चुका होगा, जो कि हमने शोध करता है यानी कि जो रिसर्च मेथोलॉजी का आपका जो पेपर है इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर क्लियर आउट कर दिया है इसके इंट्रोडक्शन को लेकर के कि भाई रिसर्च बेसिकली क्या चीज है, उसके मीनिंग्स को लेकर के, उसके पर्टिकुलर जो वैल्यूज होती हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए कि भाई क्यों होता है, कितने टाइप में डिवाइडेड है। तो ये सारी चीजें हमने क्लियर आउट कर दी। आई होप आपको क्लियर आउट हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने जैसे मैं कुछ भी चीज आपको समझा रही हूँ, बाकी क्या कि इसकी पीडीएफ नोट्स हमें अवेलेबल करा दो। तो मैं आपको बताऊं जो चीजें ये सामने आती है ना, जैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है, और वो स्क्रीन पर है तो स्क्रीन को पॉज करके ना, वीडियो को पॉज करके आप वहीं पर अपने जो नोट्स हैं वो वहीं पर आपने साथ साथ बना लेने होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप ऐसे बना सकते हो। और अगर आप कंफ्यूज हो कि कैसे हम एग्जाम के लिए नोट्स प्रिपेयर करें तो मैंने उसको लेकर के एक वीडियो बनाई हुई है, आपने नहीं देखी तो जाकर के देख लेना चैनल पर, मैं लास्ट में थोड़ी देर में आपको शो हो जाएगी, वहां से उसको अटेंड कर लेना, देख लेना, ठीक है। वो हर एक सेमेस्टर हर एक जो क्लासेस है ना उनके लिए अवेलेबल है, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी, एमकॉम, आप कोई से भी स्ट्रीम में हो, आप किसी भी क्लास में हो, सबके लिए जरूरी है। क्योंकि मैंने हर एक स्टूडेंट को ये पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनाई है कि आप भाई एग्जाम में नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिकली। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।